हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज का टॉपिक हमारा है साइंस का रिवीजन। हमने दो टॉपिक अभी तक पढ़े हुए हैं। कौन से? एक तो मापन और इकाई वाला टॉपिक है, और दूसरा है बल और न्यूटन के गति के नियम। इस टॉपिक को, इसके हम जो क्वेश्चन है आज प्रैक्टिस के थ्रू इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कराया है। आप जाके यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। इसकी फुल क्लासेस हैं। आपको वहाँ पे देखने के बाद ये जो टॉपिक होगा ये रिवाइज पर्पज से है, और यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पे जो क्वेश्चन उसके थ्रू आपको इसको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट रहेगा 20 मिनट में ये टॉपिक हमारा क्लियर हमारे होके हमारे जेब में आ जाए। ठीक है, कि जब भी हम चाहें इससे कोई भी क्वेश्चन निकाल के अपना सॉल्व कर लें। ठीक है, इतना हमारे पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना ये है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक आ गए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने टॉपिक को बढ़िया से तैयार करें, जिससे आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या हमने कितना बात किया था? कितना था? 7। क्या थे? 7 थे। मीटर था, किलोग्राम था, सेकंड, एम्पियर, केल्विन और मोल और कैंडला, ये हमने बात किया था। और 7 मूल मात्रक है हमारे पास। दो व्युत्पन्न मात्रक थे आपको, रेडियन और स्टेरेडियन। ये हमारे दो व्युत्पन्न मात्रक थे, स्टेरेडियन। ठीक, ये भी हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों को टॉपिक यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया कि यहाँ पे समझाने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन चलेगा। समझना है तो आप इसी चैनल पे जाइए, और नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, जिसमें 2 क्लासेस अभी तक हुई, उसको रिवाइज कर लीजिए। आपका काम इससे इन दो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भैया? पता है सबको? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई दूरी, कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय दूरियों को मापने का एक मात्रक है। ठीक, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, पारसेक है। क्या है? पारसेक है। ठीक, ये प्रकाश वर्ष नहीं है, आपको याद रखना है, पारसेक है। इस पे भी हमने इस सब चीजों पे भी हमने चर्चा की है। उसके बाद सेल्सियस कौन सा तापमान का एसआई मात्रक? एसआई मात्रक आपको पता है केल्विन है। किसका? एसआई का केल्विन है। ठीक है, एसआई का केल्विन मात्रक कौन सा? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। एक चीज और भी ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो केल्विन है ना, इसके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता किसका मापने, एसआई किसका एसआई मात्रक होता है? आपको पता होता है ज्योति तीव्रता मापने का कैंडला में मापा जाता है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। अगला है कार्य, वर्क और ऊर्जा एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता है जूल। हमने बात किया था जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। ठीक है, तो भौतिकी में कार्य और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल जूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल का सीजीएस मात्रक हमने पढ़ा था डाइन। ठीक है, डाइन, क्लियर है सर? चलिए, और एसआई मात्रक न्यूटन होता है, किसका? बल का। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। दाब का मात्रक हमने देखा था पास्कल। ये सब सिंपल से क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए इसको। ध्वनि की तीव्रता किसमें? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो इसमें क्या समझने वाला है? ये सब चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी। लेंस की क्षमता डायोप्टर मापते हैं। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में मापते हैं, जिसका डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत जो मोटाई मापने के लिए डबसन का यूज किया था। किसमें? डबसन का यूज किया था। ठीक, समुद्र की गहराई मापने के लिए, गहराई याद रखना, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का उपयोग करते हैं। फैदम गहराई मापने हैं, और लंबाई अगर समुद्र में दूरी मापते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का दक्षिणी पार्ट है, इसमें अगर दूरी मापते हैं अंदर की तरफ जाएंगे तो हम मील में, एक तो मील होता है 1.6 किलोमीटर का, नॉटिकल माइल समुद्री दूरी मापने के लिए होता है। ठीक है, तो आपका आंसर है गहराई मापने के लिए फैदम, बी। ठीक है, नॉटिकल मील। जबकि समुद्र में देखो दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का, वैसे मील जमीन पर दूरी एक प्रकार से 1.6, और एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक, आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, जल के बहाव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को मापने की इकाई क्या है? तो भैया क्या इकाई है? तो ये क्यूसेक। मैंने इसको टॉपिक में अच्छे से क्लियर कवर करा रखा है कि भैया जब जल के बहाव किस मापते हैं? क्यूसेक में मापते हैं। आपने देखा होगा डैम वैम अगर आप कहीं गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा क्यूसेक। ठीक है, नदियों या बांधों में बहने वाली पानी की मात्रा क्यूसेक
में मापी जाती है। श्यानता गुणांक आपका मापा जाता है किसमें, वाइजुली या पास्कल सेकंड में, ठीक है, वाइजुली। ठीक, द्रवों के बहने के विरोध के गुण को श्यानता कहते हैं। अब इसको मैं अलग टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, विस्कोसिटी वगैरह जिसमें श्यानता है, कैसे तत्व है, ये सब अलग टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा और बढ़िया समझ में भी आएगा। ठीक, समतल कोण को मापते हैं रेडियन में, ठीक है, समतल कोण को रेडियन में मापते हैं, जबकि ठोस या घन को स्टेरेडियन में, ठोस हो या घन हो उसको स्टेरेडियन। तो मैंने व्युत्पन्न मात्रक में बताया था कि भैया दो एक रेडियन है, एक स्टेरेडियन है, रेडियन और एक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन से ठोस या घनों के उसमें मापते हैं, एक प्रकार से 3D, और ये समतल होता है 2D में। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है जिसकी अपनी इकाई मात्रक होता है जिसका, तो ऑप्शन है आपका कोण, एंगल होता है, एंगल। किन दो राशियों के मात्रक को विमा पूरी तरह समान है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कार्य और ऊर्जा की, अभी हमने देखा था जूल होता है। ठीक, रासायनिक पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, किसमें, मोल में मापते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जिस प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, जबकि पारसेक समय का, बिल्कुल गलत है। क्या है, क्योंकि पारसेक भी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, पारसेक। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को दर्शाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। प्लांक नियतांक जो होता है का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के विमीय सूत्र के पूर्णतः समान, तो आपको पता होना चाहिए कोणीय संवेग का, ठीक है। क्या होता है इसका, ये फॉर्मूला लिख हटा दीजिएगा, इसका क्या होता है, ml2t-1, बीमी फॉर्मूला होता है ml2t-1, ये इसका बीमी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडर वॉल्स गैस समीकरण, ये छोड़ दीजिए। बेसिकली जो बीमा बी के किसके समान होती है, आयतन के समान होती है, ये कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है, किन समीकरण में दो राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा रहा हो तो भौतिकी के किस सिद्धांत के अनुसार उनकी बीमाएं समान अनिवार्य होंगी, तो आपको पता होना चाहिए बीमी समांगता का सिद्धांत होता है वो, कौन सा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बल, फोर्स में अगर किस प्रकार की राशि, हमने कल बात किया था, सदिश राशि, कैसी, वेक्टर राशि है, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना था, आपको पता है, जड़त्व के नियम से, हमने बात किया था। क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन यही है कि भैया जो भी कोई भी वस्तु है, न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या बोलता है, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेंगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा के, बाह्य बल लगाकर या तो रोका जाए या तो उसको गति कराया जाए, ठीक है। अगर स्कूटर खड़ा है उसको धक्का देंगे तभी, या कार खड़ी है उसको धक्का देंगे तभी आगे जाएगी, या तो उसको स्टार्ट करके किसी भी तरीके से स्टार्ट करके आगे ले जाएंगे, बल तो दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी बल, यांत्रिक बल दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको धक्का भी लगाएंगे तो क्या है, पत्थर है पड़ा हुआ है, स्थिति विराम अवस्था में है, उसको धक्का मार के हम अलग ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, उसको गति अवस्था में कर रहे हैं। अगर कोई कार है फिसल रही है, ढलान से नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, उसको रोकते हैं तो क्या होगा, इसको बल लगा के ही तो रोक रहे हैं ना, तो क्या है, गति अवस्था से उसको विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या है, न्यूटन, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम, स्थिर अवस्था में स्थिर जड़त्व हो गया और गति जड़त्व हो गया, ठीक है, मोशन वाला जड़त्व हो गया, एक स्थिर अवस्था में स्थिर वाला जड़त्व हो गया, ठीक। इसे जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम भी, इसी को फर्स्ट रूल को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, उसके द्रव्यमान पर, मास पर निर्भर करती है, ठीक। द्रव्यमान ही असली जड़त्व का असली माप है, जबकि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा पत्थर है तो उसका उतना जड़त्व उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना जिसको बल लगा के उसको अगर कोई चीज स्टेबल है, अगर उसको जितना ज्यादा बल लगा के उसको गतिज अवस्था में लाने का प्रयास किया जाएगा, उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कितना होता है, अधिक होता है। चलती हुई गाड़ी अचानक से उठने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब बताइए, मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, गाड़ी चल रही है और बढ़िया ड्राइवर चलाया जा रहा है और गाड़ी भी चल रही है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, दोनों, गाड़ी तो मोशन अवस्था में ही है, गति अवस्था में तो गाड़ी है, व्यक्ति भी गति अवस्था में है, ये भी तो चल रहा है ना, व्यक्ति भी तो चल रहा है गाड़ी के साथ, मतलब गाड़ी में बैठा है मतलब चल रहा है, ये भी गति अवस्था में। अब एक बात बताइए, अब अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, अब ऐसा तो होता नहीं है कि ड्राइवर पहले बोलता है कि भैया रुको 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 मैं ब्रेक लगाने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार हो जाओ, आप लोग तैयार होंगे तब तो चलो ठीक है,
तैयार हो गए तो आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर तैयार नहीं है, झटके से उसने ब्रेक लगाया और आपकी मुंडी आगे लड़ गई, किस पे, अगली वाली सीट पे, और खोपड़ी फूल गई, ठीक है, सर टूट गया। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप भी गति अवस्था में, उसने अचानक से गाड़ी को क्या किया, रेस्ट अवस्था में कर दिया। जब गाड़ी रेस्ट अवस्था में हो गई, लेकिन आपका शरीर अभी भी रेस्ट अवस्था में नहीं है, तो आपका क्या है, अभी ये गति अवस्था में है। तो इस प्रकार जो आपका शरीर है वो अभी गति अवस्था में है। जब शरीर गति अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में आने के लिए समय चाहिए, और वो समय आपको नहीं मिल पाया, ठीक है। गाड़ी अचानक से रुक गई बिना बताए आपको, आपका सर आगे लड़ गया, आगे सीट में टकरा गया। तो क्या हुआ उस सिचुएशन में, क्योंकि अब टकराया तो आपका अब तब जाके बॉडी आपकी रेस्ट अवस्था में आई, इसी वजह से क्या हो गया, यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। ये दोनों सिचुएशन में, अगर गाड़ी रुकी हुई है अचानक से चल जाए, ट्रेन में खड़े हैं अचानक से चल जाए वो, तो क्या होगा, आप दूसरी साइड में क्या झुक जाते हैं। तो ये गति से रेस्ट में आने के लिए भी यही है, और रेस्ट से गति में आने के लिए भी ये दोनों चीजें वही होंगी, ठीक है। इसी को गति का जड़त्व कहते हैं। क्लियर है सर? इसको मैंने वहां समझा रखा है, आप वहां पे जाके देखते हैं, इतना पढ़ लीजिए, इतना इनफ हो जाएगा। अब जैसे दरी को डंडे से पीटने पर धूल, ये भी इसी का ही है, न्यूटन का फर्स्ट रूल पे काम करता है। ये सब मैंने एग्जाम्पल के थ्रू वहां पे समझा रखा है। और आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा, वहां पे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, ठीक है। आपको रूल्स नहीं पूछा था, रूल्स बहुत रेयरली पूछ सकता है, रूल्स भी मैंने समझाए, हालांकि आपके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, ठीक। बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर एम ए न्यूटन के किस गति से, तो आपका मैंने बताया था सेकंड रूल, क्या है सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल से संबंधित है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों क्यों खींचता है, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम को बढ़ा देता है, टाइम को बढ़ाता है, जिससे उसको हाथ में कम चोट लगती है, ठीक है। वही है कि क्या होता है, पीछे क्यों खींचता है, चोट के समय को बढ़ाने के लिए और बल को कम करने के लिए। जितना टाइम को बढ़ाएगा उतना ही बल कम काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन का नियम कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको भी हमने डिटेल में समझा है, ठीक। ये समझ लीजिए कि आप खड़े हैं, न्यूटन का फर्स्ट रूल यही बोलता है कि आप किसी एक्शन करेंगे तो आपको भी रिएक्शन होगा, यही है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, जैसे एग्जाम्पल का कि बंदूक चलाते समय पीछे की ओर झटके लगना, नाव से अगर हम कूद रहे हैं तो नाव पीछे की चली जाती है, ठीक है। आप नॉर्मल कुछ मत करो, आप तेजी से, बहुत तेज से हाथ दीवार पे मारो तो दीवार भी आपको मारेगी, मतलब हाथ निकाल के तो नहीं मारेगी, लेकिन चोट लगती है नहीं लगती है। अगर चोट नहीं लगती, वो दूसरी सब तरफ चली जाती तो आपको चोट नहीं लगती, ठीक। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे देखे थे जब हमने क्लास करी है। तो अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगला क्वेश्चन यही है, एग्जाम्पल आपका दे रखा है, बंदूक से गोली चलाने का पीछे झटका लगना, गति का तृतीय नियम, ठीक। रॉकेट उड़ना, रॉकेट जो दो सिद्धांतों पर काम करता है, एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत के साथ साथ ही वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे, क्यों, क्योंकि भैया ये रॉकेट है, आगे ये इसका पीछे इसका फ्यूल निकलता है, आपने देखा होगा फ्यूल, इसमें कई सारे मतलब जेट क्रैम इंजन वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, रैमजेट इंजन यूज यूज होते हैं इसमें, ठीक है। और ये पीछे की तरफ क्या फ्लेयर छोड़ता है, यानी गैस आगे पीछे की तरफ निकल रही बहुत तेजी से, जो इसको आगे की ओर पुश करती है, आगे की ओर ढकेलती है, ठीक है। और पीछे क्या है, पीछे भी इसका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ गैस निकल रही पीछे, उसको आगे की ओर ढकेल रही है, तो ये क्या है, बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो है यहाँ पे। ये भी हमने बात किया था किस पे, आपको पता है कि ये रेखीय संवेग संरक्षण के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है संवेग संरक्षण, कौन सा रेखीय संवेग संरक्षण, और इसके साथ साथ ही न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस पे वर्क करता है, ठीक है। देखिए पीछे गैस का पीछे निकलना और रॉकेट का आगे बढ़ना रेखीय संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। जब कोई बड़ा बल जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु बहुत कम समय के लिए काम करेगा तो वहां पे उस बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, याद रखें। अल्प समय के लिए लगने वाले बल को आवेग कहते हैं, बस इतना याद रखना है। इम्पल्स कहते हैं, क्या है, आवेग, इम्पल्स कहते हैं, ठीक। आवेग का मात्रक क्या है, आवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग। आवेग का मात्रक निम्नलिखित में से किसके समान होता है, संवेग के समान होता है, ठीक है। क्या, न्यूटन पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, क्योंकि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। घर्षण बल हमने बात किया था कल, हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है, क्या लगता है, विपरीत लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी सामने से आ रहा है, और घर्षण कब काम करता है, दो वस्तुओं के आपसी संपर्क में आने पे,
घर्षण खुरदुरा होता है, ज्यादा खुरदुरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है घर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, स्टेबल होगा। आप कोई भी जमीन पे अगर कोई चीज, पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, क्या है, स्लिप कर रहा है, नहीं, तो वहां पे ज्यादा स्थैतिक घर्षण क्या है उसका, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अगर फर्श है, फर्श पे कोई चीज, चिकनी फर्श, जितनी ज्यादा चिकनी फर्श होगी वहां पे उसका घर्षण बल उतना ही कम होगा, ठीक है। और एक चीज और, क्योंकि एक चीज और है कि अगर कोई बॉल बीयरिंग है, यानी कोई छर्रा है गोल है टाइप में, उसका जो सरफेस, जितना सरफेस ज्यादा टच करेगा उतना ही उसका घर्षण ज्यादा होगा, यानी स्थैतिक घर्षण उसका बहुत ज्यादा होगा। यस, ठीक है। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक है। क्या है कि घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसलिए गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। कौन सा घर्षण बल सबसे कम होता है, तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, लोटनिक जो रोलिंग घर्षण होता है सबसे कम होता है। कैसे? क्योंकि जो रोलिंग घर्षण घर्षण का मतलब होता है कि जैसे पहिया है या फिर गोल कोई चीज है और ये थ्री डायमेंशनल में है, ठीक है। जैसे बॉल बीयरिंग की बात करें, अगर छर्रा, जिसको हिंदी में छर्रा बोलते हैं, जो साइकिलों में यूज होते हैं या फिर गाड़ियों में यूज होते हैं, छर्रे होते हैं इसमें, तो उसका बहुत एक पिन पॉइंट जैसा सरफेस पे टच करता है, जितना सरफेस कम होगा उतना ही घर्षण कम लगेगा। तो वही है कि बॉल बेरिंग का जो होता है घर्षण बल, या ऐसे बोल सकते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है सबसे कम लगता है, और सबसे ज्यादा स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सरफेस काफी ज्यादा टच करता है, इसी वजह से इसका घर्षण भी ज्यादा होगा। स्लाइडिंग में क्या होता है ना कि दोनों जो सतह चिकनी होती है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कम काम करते हैं। जैसे फर्श पे आप आइस क्यूब डालिए, देखिए कितनी देर स्लिप करते हुए जाएगा, तो दोनों में करंट कम। आप आइस क्यूब कोई बर्फ वाली सतह पे आप चलिए तो वहां पे भी फिसलन काफी ज्यादा होती है, वहां पे भी क्या लगता है, सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां पे काम करता है। ठीक हो गया, क्लियर है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो क्या होगा भाई, ये संतुलित होगा। मैंने कल बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स, तो दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहा है ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा। अगर यहाँ का 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो क्या होगा, ये इसको ढकेल के इधर कर देगा, क्या होगा, इसी को बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलन हो गया ना। अब कोई वस्तु है, चारों तरफ से उसके ऊपर बराबर समान बल लग रहा है, तब भी वो स्टेबल बल होगा। अगर किसी तरफ एक कम ज्यादा हुआ तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा उसके विपरीत दिशा में, तो वही क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया, ठीक है। तो ये भी मैंने समझाया था वहां पे। अभिकेंद्री बल, इसको मैं एक बार और समझाऊंगा, अभी इसका टॉपिक आएगा, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी हमने बेसिकली पढ़ लिया था अभिकेंद्री बल का मतलब, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। और इसके आभासी में एक और बल काम करता है, वो होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय, ड्रायर में कपड़े सुखाते समय, दही से मक्खन निकालते समय, ठीक है। स्क्रू जब आप चलाते हैं तब भी एक प्रकार के, जब आप पेचकस से कोई चीज कोई स्क्रू टाइट कर रहे होते हैं तब भी यही यही चीज काम करती है, ठीक है। उसमें भी एक प्रकार से तेजी से घूमता है ना बाहर की तरफ। हालांकि प्रॉपर तरीके से इसमें नहीं बोल सकते हैं पेंच वाले में, स्क्रू वाले में, बट ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो किसी वृत्ताकार पथ पथ पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। वही चीज अभी बात कर रहा था, ठीक। और इसके अपोजिट में, जैसे दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन या वॉशिंग मशीन का ड्रायर किस बल के उस पर काम करता है, तो आपको अब केंद्रीय बल पे काम करता है, ठीक है। इसी को अब केंद्रीय बल को ही स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, जो घूर्णन गति में बाहर की तरफ एक महसूस करता है, और इसको एक प्रकार से संतुलित करने का काम करता है, किसको, अभिकेंद्री बल को, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान, मास और भार, वेट में कौन सा संबंध कथन सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान जो होता है ना, और एक वेट होता है, भार होता है जिसको बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब मास जो होता है कभी कन्वर्ट नहीं होता। एक बात बताइए, सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझिए, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, भार क्या होता है। जैसे आप व्यक्ति हैं, कोई भी एक इंसान है, उसको चंद्रमा पे ले जाया जाए, आप एक चंद्रमा में, क्या उसका आकार परिवर्तन होगा, नहीं ना। भार परिवर्तन होगा, यस। तो मांस तो उसका उतना ही रहा। आप इस वाले मांस की समझ लीजिए, जो इंसानी जो मांस खाया जाता है, एक समझने के तौर पर बता रहा हूँ, मांस यानी आपके ऊपर मांस कितना है, आपका जितना रहेगा उतना ही तो रहेगा, यानी आप जितने बड़े हो उतने ही तो रहोगे, घट ना कम हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि आप चंद्रमा पे गए तो आप यहाँ पे 5 फीट के हैं तो वहां पे आके 2 फीट के हो गए, नहीं। तो आप कितने रहेंगे, 5 ही फीट रहेंगे ना। तो आपका मास तो उतना ही रहेगा, आपका जो द्रव्यमान है उतना ही तो रहेगा, बट आपके भार में चेंजिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और होता है, उसके उसके ऊपर काम करता है, ठीक हो गया। तो द्रव्यमान हर जगह, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार स्थान बदलने पर क्या होता है, बदल जाता है। आप चंद्रमा मत जाओ यार, चंद्रमा से आप विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाओगे, पोल्स पे जाओगे तो कुछ और ही दिखेगा,
यहाँ पे भार कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। जमीन वो छोड़ो, पोल्स भी छोड़ दो, आप जमीन के नीचे अंदर गड्ढा खोद के नीचे भी जाना स्टार्ट कर देंगे ना, वहां पे भी आपको ये सब चीजें दिखेंगी चेंज होते हुए। ठीक, आपने जिन लोगों ने एक चीज महसूस किया होगा कि जिन्होंने झूला झूला होगा, झूला काफी हाइट वाला जो 200 फीट का होता है, जब आप ऊपर जाते हो तो ऐसा लगता है आपका वेट खत्म हो गया है, भार खत्म हो गया है, शरीर तो उतना ही रहता है, वेट लगता है कम हो गया है। क्या हो रहा है, यही चीज, वेट आपका बदल सकता है लेकिन मास आपका नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, बस सिंपल से ध्यान रखो, मास नहीं बदल, जो आपका मांस है शरीर में वो नहीं बदलेगा, कहीं चले जाओ, ठीक है, बट आपका जो भार है, आपका पूरा शरीर का जो भार है, आप 50 किलो से 10 किलो बचेंगे, लेकिन आपका मांस उतना ही रहेगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। W बराबर mg, देखो यहाँ पे g काम कर रहा है, g जितना कम होगा, अब जैसे चंद्रमा पर g का मान कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है वेट कम हो जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। आप देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसका भार कितना होना था, 1/6 गुना होता है, आप अगर यहाँ पे 60 किलो के तो वहां 10 किलो बचेंगे, समझ में आया, यही है फर्क। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से ये लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कितना प्रतीत होता है, तो ऑब्वियस सी बात है शून्य प्रतीत हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। इसको मैं अच्छे टॉपिक में कराऊंगा, अच्छे से टॉपिक में इसको जब कराऊंगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक समझा दूंगा, फिर दोबारा इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपको। पानी पर तैरना न्यूटन के किस गति के नियम को सही साबित करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन का। आप पीछे पानी को क्या कर रहे हैं, ढकेल ही तो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पानी को आप ढकेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब जैसे हाथ चलाते हैं तो हम क्या करें, आगे से पानी को पीछे ढकेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तृतीय नियम ही तो लगेगा वहां पे तैरते समय। बस, जड़त्व की खोज की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने, तो आइजैक आइजैक न्यूटन ने, अगर देखा तो गैलीलियो 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 ने की थी, ठीक है, और न्यूटन ने इसे अपने नियमों में स्थान दिया था। ठीक, एक वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, तो किसका कथन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, ये हम पढ़ चुके हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, लगाए गए बल, अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होती है, न्यूटन के गति का सेकंड नियम है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, यार शून्य हो जाने पे भार शून्य हो जाएगा। W बराबर mg, अभी हम देख लेते हैं mg, अगर g ही खत्म हो गया, g खत्म हो गया तो भैया क्या हो जाएगा, अब g का मान जीरो हो गया, m को किसी से भी मल्टीपल करोगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा, सीधी सी बात है। आप किसी भी संख्या को 1 लाख ले लो, सॉरी, किसी भी, मतलब कोई भी 10,000 है, जीरो से मल्टीपल करने पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर शून्य है यहाँ पे, g बराबर शून्य हो गया और ये कितना भी आए तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, g बराबर शून्य हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका द्रव्यमान अब, हाँ लेकिन वेट उसका जीरो हो जाएगा, बट उसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, जी शून्य होने पर, यानी जी अगर शून्य होगा ना तो आपका वेट ही शून्य होगा, जबकि आपका भार उतना बने रहेगा, मास उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहेगा, फिर से बोल रहा हूं मास उतना ही रहेगा। आपका जी शून्य होने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही तो बचेगा ना, 1 गुणे 0 0, ठीक है। अब ये नहीं कि 100 गुणे 0, तो आपका अगर यहाँ पे तो जीरो ही होगा ये, अब ऐसा नहीं कि एक जीरो बढ़ा के 1000 कर दिया उसको, नहीं, ठीक है, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेगा वो, ठीक है। चलिए, गाड़ियों में शॉक ऑब्जर्वर का युक्त क्यों होता है, ये भी हमने बताया था, क्या झटके को क्या करता है, प्रभाव को कम करने के लिए होता है, बल के समय को बढ़ाकर झटके के प्रभाव को कम करना, ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था बढ़िया से। मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को अंदर की ओर झुका लेता है, क्यों, आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, यही तो होगा, कल ही हमने बात किया था इस पे, ठीक है। एक कार तीखे मोड़ पर तेजी से मुड़ती है और तो खिड़की की तरफ बैठे यात्री बाहर की ओर झुक जाते हैं, क्यों महसूस करते हैं, धरातल पर खड़े व्यक्ति स्थित प्रेक्षक के अनुसार इसका वास्तविक कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, यात्री की गति की दिशा जड़त्व मतलब यात्री की गति की दिशा का जड़त्व, इसके कारण से क्या होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है कि यात्री की गति और दिशा का जड़त्व, बस सिंपल है। ठीक, अगला है, एक डोरी से बंधे पत्थर को वृत्ताकार में घुमाया जाता है, ये डोरी अचानक टूट जाती है, ठीक है, ये डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर की गति की दिशा क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, अब एक मान लीजिए जैसे आप कभी भी
बचपन में अगर कोई एक गेम खेला होगा जिसमें हम पत्थर बांध के, हमने तो काफी खेला है, पत्थर बांध के एक रस्सी, बड़ी सी धागा होता था उसमें पत्थर बांध के मैसे से नचा के, ऐसे गोल गोल नचा के फिर छोड़ देते थे उसको, तो वो सीधी रेखा में पहुंच जाती थी। ठीक है, तो सीधी रेखा में निकल जाते थे। तो वही क्या हो रहा है, ये डोरी अचानक टूट जाए तो पत्थर की गति की दिशा क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वह वृत्त की स्पर्श रेखा। अब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जहां पे टूटेगा, जहां पे टूटेगा, जहां पे टूटेगा वहीं से सीधे निकल जाएगी। ऐसे ही सैटेलाइट अगर कभी गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी को उसको उसको बांधे रहता है, अगर कभी गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए ना, खत्म हो जाए, तो सैटेलाइट सीधे निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, और फिर कभी भी वापस उस पथ पे नहीं आएगी। इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे ना गुरुत्वाकर्षण, तो बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधे बाहर निकल जाएगा। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर इसको साइंस में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, 1% की दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधे बाहर निकल जाएगा। सब समझने वाले हैं, बहुत शॉर्ट तरीके में इसको समझेंगे। एक समान वेग से ऊपर की ओर जारी लिफ्ट में खड़े व्यक्ति, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे जब टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, तो ये क्यों होता है सब समझा दूंगा। ठीक है, ये भी हाँ, ये तो याद करने वाला है। किसी निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि निश्चित रूप से सुनिश्चित रहेगी, तो आपको रेखीय संवेग सुनिश्चित रहेगा। ठीक है, बाह्य बल की उपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग हमेशा नियत रहता है, सुनिश्चित रहता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदले हमेशा स्थिर, यस, द्रव्यमान हमेशा स्थिर ही रहेगा, भार बदलेगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे कम और भूमध्य रेखा पे, ये गलत है भैया, ये उल्टा बोल दिया इसने। पहला सही है, ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, याद रखिएगा। वेट अभी मैंने बोला कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो भार बढ़ेगा आपका, क्योंकि जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो भैया डब्ल्यू तो बढ़ेगा ही। ठीक है, जी बढ़ेगा तो डब्ल्यू बराबर एम जी पढ़ रहे थे ना अभी हम, तो जी बढ़ेगा तो डब्ल्यू तो बढ़ेगा ना उसका। तो ध्रुवों पर जाने पे भार बढ़ता है क्योंकि जी का मान बढ़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है उधर जाने पे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, और बाकी सारे ये सेकंड गलत हो जाएगा। भारी वाहनों जैसे ट्रक के टायर बहुत चौड़े क्यों बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करता है, संपर्क क्षेत्रफल, यानी जब टायर जमीन पर लगता है तो संपर्क क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा तो दाब को कम करने के लिए। अब अगर मान लीजिए ट्रक में एक एग्जांपल के थ्रू बनाओ, लोडिंग खूब ज्यादा कर दी, पतला सा पहिया लगा दिया, क्या होगा, जमीन में धंस जाएगा ना, तो एरिया कम टच करेगा, क्या होगा, दाब को बढ़ा देगा, जितना दाब बढ़ेगा जमीन में पहिया धंस जाएगा, वो चलेगा ही नहीं वो। आप एग्जाम्पल के तौर पर साइकिल चलाइए, साइकिल को कीचड़ में चलाइए, साइकिल धंस जाएगी कि नहीं धंसेगी। और वही साइकिल को सड़क पर चलाइए, क्या होता है, नहीं धंसेगी, बढ़िया चलती स्मूथली। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है बस। जब कोई पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर एक डोरी की सहायता से वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घूमता है, तो डोरी के तनाव बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है, ऑब्वियसली बस शून्य होगा, क्योंकि जो तनाव का बल हमेशा केंद्र की ओर होता है और विस्थापन स्पर्श रेखा और यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, अतः क्रिया का डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 कॉस 90 का मान होता है शून्य, तो शून्य को किसी से मल्टीपल करेंगे, डब्ल्यू बराबर शून्य हो जाएगा। हालांकि ये देखो न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये आपको नहीं समझना है, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट एक जिनको समझ में आता है वो कर लेंगे इसको। अब अगला टॉपिक है, लास्ट है, इसका क्वेश्चन है, क्या है, घर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह संपर्क यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। यार करता है ना, जितना संपर्क क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका घर्षण बल उतना ज्यादा रहेगा। यह अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल को बढ़ने तेजी से बढ़ता है, यस दिस इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतने क्वेश्चन हम करते हैं और अगले इस टॉपिक को ये आज हमारा रिवीजन जितना भी हो आज के लिए इतना ही करते हैं और इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे टॉपिक इससे बाहर आपका नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।